हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि एकदम अच्छे से होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। आज हमारा पीजीटी जूलॉजी बीपीएससी टीआरई 4.0 का लगभग 5th सेशन चल रहा है। पहला सेशन वो मैराथन बैच के साथ ही चला गया था। बाकी ये अगर अलग से देखें तो ये चौथा सेशन है ना। और हम यहाँ पे डील कर रहे हैं पीजीटी जूलॉजी का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्वेश्चन यहाँ पे डील किया जा रहा है। और आप हमारे साथ बने हैं यही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए, इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सारी चीजों को समझने के लिए। तो मैं अंकिता हूँ और मैं आपकी एजुकेटर हूँ बायोलॉजी के लिए। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रेखित पेशियों में पाया जाने वाला चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका के संशोधित रूप को कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे बात की जा रही है चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। जब आप एक कोशिका को देखते हैं, है ना, यहाँ पे मैंने एक कोशिका यानी कि सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, एनिमल सेल है ये। ठीक है, क्या है ये? जंतु कोशिका है। ठीक है। तो देखेंगे केंद्रक सबसे बीच में होता है, उसमें गुणसूत्र हो गए। उसके बाद उससे जुड़ा हुआ एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि झिल्ली से बना हुआ होता है ना। उसमें इस तरीके की उंगली नुमा आकृति बनी होती है। कभी कभी जो है इस पे दानेदार आकृति भी लगी रहती है। ठीक है, दानेदार आकृति यानी कि क्या हुआ? ये राइबोसोम। क्या है यह दानेदार आकृति? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। यह लगी रहती है। और कभी कभी यही उंगलीनुमा आकृति जो है वह ऐसे ही कोशिका द्रव्य में जो है वह रहती है। ठीक है। तो जब यह इस केंद्रक के झिल्ली से अटैच होगा, जुड़ा हुआ होगा, और इस पे यह राइबोसोम लगा होगा, है ना, तो इसको जो है हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक। अंतर्द्रवीय जालिका के ही दो रूप है, एक स्मूथ हो गया, एक रफ हो गया। रफ का काम हो जाता है आपका प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? प्रोटीन। ठीक है। और ये स्मूथ का काम हो जाता है आपका वसा, लिपिड। ठीक है, लिपिड। लिपिड का फॉर्मेशन करना। ठीक है। तो यह जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, यह जो है विभिन्न रूप का हो सकता है, अलग अलग कोशिका में हो सकता है ना। जिस तरह का कार्य होगा उसी तरह का रूप होगा। किस पे? कार्य के आधार पे। ठीक है, कार्य के आधार पे। और कार्य का आधार किस पे निर्भर करेगा? कोशिका पे। ठीक है, कि कौन सी वो कोशिका है। ठीक है। तो आपको बताया, पूछा यहाँ ये जा रहा है कि रेखित जो पेशियां होती है, ठीक है, रेखित पेशियां मतलब स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड मसल। ठीक है, यानी कि वैसी वैसी पेशियां जो हमारे क्या कहते हैं शरीर में मांसपेशियों के खिंचाव में, और उसको फिर से खींचते हैं और फिर से उसको रिलैक्स छोड़ते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो पेशियों का काम होता है उसी को स्ट्रिएटेड मसल यानी कि रेखित पेशियां बोलते हैं। इसके कोशिका में जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका पाई जाती है, उसका संशोधित रूप होता है, उसका एक स्पेशल नाम है। ठीक है, इसी का स्पेशल नाम है और उस नाम को आपसे पूछा जा रहा है कि उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है मायोफेब्रिल। ठीक है, दूसरा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा है एर्गोस्टोप्लाज्मा, चौथा है उपर्युक्त में एक से अधिक, और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप अगर एक तरीके से देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका को क्या बोला जाता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, समानता आपको दिखाई दे रही है। मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी के जितने भी शब्द हैं वह एक से दूसरे में जो है वह परिवर्तित किए जाते हैं, संशोधित होते हैं। ठीक है, रूट वर्ड होता है एक, मतलब बेस वर्ड होगा, उसके प्रीफिक्स या सफिक्स को आप चेंज करके उसका अलग अलग मीनिंग उसके फंक्शन के हिसाब से जो है वह बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हो गया वह क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, राइट आंसर हो गया। उसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? आप यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी याद यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको सुविधाजनक महसूस हो। ठीक है, तो यह हो गया आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यह क्वेश्चन आपको काफी सही से समझ में आया होगा। पूरा फ्रेश बनाने की मैंने इस बार कोशिश की है ना। कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखेंगे, बताएंगे कि आपको यह क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो है वह किस तरीके से लग रहा है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका? माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की बाहरी झिल्ली पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी का क्या मतलब बोल रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कोशिका बनाया, जिस तरीके से वहां पे हमने वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया था। ठीक है, वहां यहाँ पे हम एक अलग जो है अलग अंगक की बात कर रहे हैं, और वह अंगक क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहेंगे तो कैसे? जिस तरह उंगली नुमा आकृति जो है वो बाहर में हमने बनाई थी, उसी तरह अगर यही उंगली नुमा आकृति जो है इस झिल्ली के अंदर बंद होगी। ठीक है, बंद होगी, और क्या होगी? इस उंगली नुमा आकृति के अंदर एक इसके भीतर का द्रव्य होगा। क्या होगा? इसके भीतर का द्रव्य होगा। ठीक है, इसके भीतर का पूरा द्रव्य हो गया, और एक इसके बाहर का द्रव्य हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है कि इसी माइटोकॉन्ड्रिया में, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ले रहे हैं, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया में 2 प्लाज्मा झिल्ली जो है वह पाई जाती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो यह जो उंगलीनुमा स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? CRISTAE। ठीक है, क्रिस्टी बोलते हैं। अब इसके अंदर जो है बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर अलग तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बाहर जो है, इसके बाहर का जो यह एक ल्यूमन बनता है। क्या बनता है? इस जगह को क्या बोलेंगे हम लोग? ल्यूमन। क्या बोलेंगे? ल्यूमन। ठीक है, तो अंदर का जो है, अंदर का जो यह है, यह कहलाएगा आपका मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। वो मूवी मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही है। जब भी अंदर की बात की जाएगी, अंदर के द्रव्य की बात की जाएगी, तो उसको जनरली जो है हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है क्या क्या होता है? इसमें आपका डीएनए हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर है ना, सर्कुलर डीएनए हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर आपको राइबोसोम भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? राइबोसोम। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको इसके अंदर कुछ एंजाइम भी मिल जाएगा। एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है? एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, और इसी क्रिस्टी के सरफेस पे भी कुछ एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? इसके सरफेस पे भी कुछ एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा का उत्पादन करता है। क्या करता है? किसी भी कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो इसी ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया में जो है ना, अलग अलग एंजाइम जो है वह पार्टिसिपेट करता है। क्या बोलते हैं उसको? अलग अलग एंजाइम जो है वह पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और जो प्रोसेस होता है जिसमें इस ऊर्जा का उत्पादन होता है,
उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। यानी मैंने आपको बताया था कि श्वसन जो है वह O2 या CO2 के अंदर या बाहर जाने की प्रक्रिया को नहीं, बल्कि जब हम कोशिका के स्तर पे उसको देखते हैं कि ऑक्सीजन का क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है वह यूटिलाइजेशन किया जाता है, यानी इसका उपयोग किया जाता है, और उसके उपयोग से क्या बनाया जाता है? एटीपी। क्या बनाया जाता है? एटीपी। एटीपी क्या हुआ हमारा? एटीपी हो गया हमारा करेंसी। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे आपका? क्या बोलेंगे इसको? एनर्जी करेंसी, ठीक है। एनर्जी करेंसी का मतलब हो गया आपका, जिस तरीके से हम पैसे जब हम आय या व्यय करते हैं, ठीक है, जब हमें कुछ चीजें खरीदनी होती है या बेचनी होती है तो हम क्या देते हैं? ठीक है, क्या देते हैं? रुपया देते हैं। क्या देते हैं? रुपया, यानी कि अपनी करेंसी देते हैं। रुपया क्या है? इंडिया की करेंसी है, ठीक है। तो उसी तरीके से एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में आएगा या जाएगा, तो वह क्या होगा? एटीपी। क्या होता है वह? एटीपी, ठीक है। यानी आप समझ लीजिए ये एक तरीके से ऊर्जा का रुपया है। क्या है? ऊर्जा का रुपया, ठीक है। इसी से हम जो है एनर्जी को आदान या प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहां बनता है एटीपी? याद रखेंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको यह पूछा जा रहा है कि यह प्रोसेस होने के समय पे ही, क्योंकि क्रिस्टी की बाहरी झिल्ली पर एंजाइम पाया जाता है या फिर आंतरिक झिल्ली पर एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आप देखेंगे कि ये जो क्रिस्टी है ना, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर का होता है, यह क्रिस्टी जो है वह भी क्या होता है? डबल लेयर का होता है। क्या होता है? डबल लेयर का होता है, ठीक है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है आपसे कि इसके बाहरी झिल्ली पर कौन सा एंजाइम है, ठीक है। बाहरी झिल्ली की बात की जा रही है, आप ध्यान से देखेंगे। तो आप चलिए ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में बोल रहा है एटीपेज, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कोलिन डिहाइड्रोजनेज, तीसरा बोल रहा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और चौथा बोल रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और पांचवा बोल रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि जितने भी एंजाइम्स हैं, क्या है? एंजाइम्स हैं यहाँ पे, उसमें से अगर कुछ पाए जा रहे हैं तो वह इस क्रिस्टी के इनर मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं हम लोग? इनर मेम्ब्रेन मतलब हो गया आंतरिक झिल्ली पे पाए जाते हैं। किस पे? आंतरिक झिल्ली पे पाए जाते हैं। आंतरिक झिल्ली पे पाए जाने वाले कौन हो? एटीपेज हो गया आपका, है ना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हो गया आपका। तो ये सारी चीजें अगर पाई भी जाती हैं तो आंतरिक झिल्ली पे पाई जा रही हैं, ठीक है। तो बाह्य झिल्ली पे इनमें से कोई भी नहीं पाई जा रही। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। जब हम यहाँ पे क्लास करेंगे सेल यानी कि कोशिका को काफी विस्तृत रूप से ढंग से हम पढ़ाई करेंगे उसके, तो उसमें जितनी भी छोटी से छोटी बातें हैं वो सारी चीजें आपको पिक्चर के मदद से जो इस तरीके से बताई जाएगी, है ना, पूरा एक स्टोरी के फॉर्म में इस तरीके से बताई जाएगी कि आपको यह पूरा का पूरा जो है वह समझ में आ जाए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन था वो बस बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है ये एक्सप्लेनेशन तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप दीजिए। क्या देंगे? थम्स अप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च के भंडारण में कार्य करते हैं कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानने वाली बात इसमें यह है कि स्टार्च क्या है। हाँ, स्टार्च क्या है और उसका भंडारण क्यों किया जा रहा है। तो अब देखिए, आपको पता है कि पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण करने के बाद क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण करने के बाद आपका क्या बन जाता है? यहाँ पे मेन कंपोनेंट क्या बनता है? मेन चीज क्या बनाने की कोशिश की जा रही है वहां पे? भोजन। भोजन क्या है? किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है।
तो अब आप देखिए, जैसे कि हमारे घर में अनाज उगाई जाती है, किसी अब किसान के घर में जाएंगे तो अनाज उगाई जाती है, तो क्या जितनी की जितनी अनाज उगाई जाती है वो सारा एक ही दिन हम खा लेते हैं? नहीं खाते हैं। जो आज के लिए जरूरत है उतना अनाज लेके हम उसका भोजन पकाते हैं, खाते हैं, लेकिन जो बच जाता है उसका हम क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। क्या करते हैं? जो बच गया उसका क्या किया हमने? भंडारण किया। ठीक है, तो यही भंडारण जो है, ग्लूकोज जो है उसका भंडारण ग्लूकोज की तरह नहीं होता, उसको किस चीज में बदल के करते हैं? उसको स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। किसके फॉर्म में करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, अब स्टार्च के फॉर्म में जब हम भंडारण कर रहे हैं तो इसके लिए जिस तरह आप देखेंगे कि जब चावल या गेहूं को जब हम लोग स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो उसको इसी तरीके से बोरियों में तो नहीं रखते, जिस तरीके से लाया जाता है उसी तरीके से रखा नहीं जाता। उसके लिए एक स्पेशल जो है हम लोग कोठी तैयार करते हैं। क्या करते हैं? अगर पुराने जमाने में देखेंगे तो मिट्टी की कोठी बनाई जाती थी, अब जो है बहुत सारे एल्यूमिनियम की जो है ड्राम या फिर लोहे के ड्राम जो है वह अवेलेबल है। ठीक है, मार्केट में। तो हम क्या करते हैं? उसका एक वेसल, वेसल मतलब क्या हुआ? एक तरीके का बर्तन जो वह होल्ड कर सके, वो सारे चीजें को रख सके, वह हम लोग यूज करते हैं। तो यही जिस चीज में इस स्टार्च को स्टोर किया जाता है उसको जो है क्या बोला जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, वही एक बर्तन जो है, वही उसमें से एक बर्तन क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का अगर हम अलग तरीके से जानने की कोशिश करें तो यह एक तरह का जो है वह, जिस तरीके से आपका क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट हो गया है ना, क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो ये सारा चीज क्या है? प्लास्टिड है। क्या है? ये सब प्लास्टिड के ही प्रकार है। प्लास्टिड में क्या होता है आपका, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, प्लास्टिड जो है वह दो तरह का होता है। ठीक है, एक रंग वाले प्लास्टिड होते हैं, एक बेरंग वाले प्लास्टिड। ठीक है, ठीक है, तो रंग वाले प्लास्टिड में भी आपको क्या आ गए? हरा हो गया, हरा रंग हो गया उसका, क्या कहते हैं लाल, या फिर आपका ऑरेंज कलर हो गया। ठीक है, ऑरेंज कलर का हो गया उसमें, और या फिर पीला रंग हो गया। तो ये मतलब अलग अलग रंग जो है उसमें पाए जाते हैं। और एक बेरंग हुआ जिसका कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है, तो इसी बेरंग प्लास्टिक को क्या बोलेंगे हम लोग? ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। समझ गए आप लोग? तो वही ल्यूकोप्लास्ट जो है उसमें से स्टार्च जो है वो जिस ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर किया जाता है, क्वेश्चन आपको यही पूछा जा रहा है कि उस ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलेंगे। अब यही ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग चीजों का भंडारण कर सकती है। भंडारण में हम सिर्फ गेहूं या चावल का ही तो नहीं करते हैं, है ना, हम और भी चीजों का भंडारण कर सकते हैं। अगर कोई दलहन है उसका भी हम भंडारण करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अलग अलग चीजों के भंडारण के लिए उसका नाम जो है अलग अलग रख दिया गया है। ठीक है, उसके फंक्शन यानी कि उसके कार्य के आधार पे उसका अलग अलग नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टार्च का जो भंडारण करता है उस ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? एमिलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? एमिलोप्लास्ट। ठीक है, याद रखेंगे आप इस ऑप्शन में कि यह एमिलोप्लास्ट जो है वह स्टार्च का भंडारण करता है। ठीक है, फिर अगर आपको यहाँ पे आ गया इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट किस चीज का करता है? यहाँ पे लिपिड का। किस चीज का करता है? लिपिड का। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया एल्यूरोन प्लास्ट। एल्यूरोन प्लास्ट किस चीज का करता है? आपका प्रोटीन का। किस चीज का करता है? प्रोटीन का। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे स्टार्च का पूछ रहा था, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हरे रंग का जिसमें होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे देखिए प्लास्ट प्लास्ट सेम है ना, प्लास्ट प्लास्ट मतलब ये सारे क्या है? प्लास्टिड है। ठीक है, अब उसी प्लास्टिड में जो है जो बिना कलर का होता है उसको क्या बोलते हैं? नो कलर। नो कलर, ठीक है, उसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, अब उसी में अलग अलग चीजों का भंडारण हो सकता है। बिना कलर वाले में स्टार्च हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, उसके हिसाब से अलग अलग नाम है। स्टार्च का यहाँ पे एमिलोप्लास्ट होता है, आप नाम याद रखेंगे। लिपिड का इलायोप्लास्ट होता है, नाम याद रखेंगे। प्रोटीन का एल्यूरोन प्लास्ट होता है, नाम याद रखेंगे। ठीक है, बहुत समय हमें ऑप्शन की मदद से भी काफी जानकारियां मिल जाती है विस्तृत रूप से, तो हम उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार नहीं है? ठीक है, द्वितीयक
लाइसोसोम की बात की जा रही है। अब सबसे पहले तो आप यह जानिए कि लाइसोसोम क्या है। क्या है लाइसोसोम क्या है, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे कोशिका का एक पिक्चर बनाएंगे, ठीक है। ऐसे कोशिका हो गया, यहाँ पे केंद्रक हो गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे राइबोसोम हो गए और भी बहुत सारी चीजें, यहाँ पे गोल्जी बॉडी हो गया, क्या हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें बहुत छोटे छोटे जो है ऐसे झिल्लियों से घिरे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। झिल्लियों से घिरे हुए स्ट्रक्चर होते हैं जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी के द्वारा। किसके द्वारा बनाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी के द्वारा, ठीक है। यह क्या हो गया आपका, यह क्या हो गया आपका गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। तो इसी के द्वारा ये छोटे छोटे जो है, जब गोल्जी बॉडी जो है अलग अलग इंजाइम को, किसको, अलग अलग इंजाइम को जो है, जब वह एक मेम्ब्रेन के अंदर, एक झिल्ली के अंदर बंद करके जो है, जब वह अपने इस ट्रांस फेज से, आपको पता होगा कि यहाँ पे सिस है, इधर से आती है चीजें और इधर से जो है ट्रांस है, यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे यह हो गया ना, तो जिधर से उठा हुआ रहता है उसको क्या बोलेंगे, सिस फेज। यहाँ से मटेरियल आया, ठीक है, और इधर से जो है मटेरियल पैकेज होके वह क्या हुआ, निकल गया, ठीक है। तो इस ट्रांस फेज से जो है यह लाइसोसोम, यानी कि इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में जो चीजों को पचा दे, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। तो यह जो है लाइसोसोम यहाँ पे जो है पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में जो है वह मौजूद होता है। लाइसोसोम को और एक क्या चीज बोलते हैं हम लोग, जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड बैग से मतलब क्या है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही तीव्र एंजाइम है, क्या है, काफी तीव्र एंजाइम है। तो जैसे ही ये फटेगा ना, जैसे ही यह फटेगा, इसके अंदर का अगर एंजाइम बाहर निकल गया तो अपने अगल बगल की पूरी चीजों को जो है वह पचा जाएगा, क्या करेगा, पूरा डाइजेस्ट कर जाएगा। तो क्या हो गया, अगर डाइजेस्ट हो गया तो यह सेल एग्जिस्ट करना बंद कर देगा, इसकी चीजें टूट जाएंगी, तो हो गया ना, खराब हो गया ना, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं पे सुसाइड होता है, तो आप देखे होंगे कि कुछ बॉम्बर होते हैं, जब टेररिस्ट का अटैक वगैरह होता है तो बम कहीं पे फट जाता है। अगर ये फटता है यहाँ पे, तो उसके चारों बगल की चीजें क्या होती है, ध्वस्त हो जाती है। तो अगर मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में, जैसे आपने देखा होगा कि 9/11 वाला जो हुआ, 26/11 वाला जो कांड हुआ था, ठीक है, तो वहां पे जो है जब बम फटता है तो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट या होटल जहाँ पे जो था ताज होटल, वहां पे चारों बगल जो चीजें ध्वस्त हो गई थी, तो वह अब सुचारू ढंग से काम नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से ये सुसाइड बैग जब फटता है ना, तो इसकी चारों बगल की चीजें जो है वह डाइजेस्ट हो जाती है और इसलिए यह सेल जो है वह खत्म हो जाता है। क्या होता है, यह सेल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको यह पूछा जा रहा है कि द्वितीयक लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम तो समझ गए क्या होता है। अब आपको यहाँ पे क्या जानना है, द्वितीयक लाइसोसोम क्या है। तो आप देखेंगे कि यही जो लाइसोसोम है ना, वह दो तरह का होता है, ठीक है, दो तरह का होता है। वन के ऊपर जब डिग्री लगाएंगे तो उसको प्राइमरी बोलते हैं और सेकंड के ऊपर जब डिग्री लगाते हैं तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी मतलब हो गया क्या आपका, प्राइमरी मतलब हो गया आपका प्राथमिक, क्या हो गया, प्राथमिक, ठीक है। सेकेंडरी मतलब क्या हो गया आपका, द्वितीयक, ठीक है, क्या हो गया, द्वितीयक, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, लाइसोसोम की, किसकी, लाइसोसोम की, ठीक है। तो यह लाइसोसोम प्राइमरी वह होता है जो डायरेक्ट इस गोल्जी बॉडी से जो है वह निकल कर आया है, ठीक है, डायरेक्ट इस गोल्जी बॉडी से निकल कर आया है। अब सेकेंडरी लाइसोसोम वह बन जाता है, क्या बन जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। अब देखिए, अगर मान लीजिए और भी बहुत सारे इस कोशिका में और भी बहुत सारे जो है पाउच जो है वह प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी बाकी चीजें भी रिलीज करता है, जरूरी थोड़ी है कि सब में ये एंजाइम यानी कि बॉम्ब भर के भेज दिया है, नहीं ना,
बाकी चीजें भी बनी होंगी, है ना, बाकी चीजें भी ऐसे पैकेज होके बाहर होगी। तो जब यह एक जो है वह इससे मिलता है तो क्या होता है, ये दोनों आपस में मिलके एक बड़ा बॉम्ब बना लेता है। क्या करता है, बड़ा बॉम्ब बना लेता है। जब ये बड़ा बॉम्ब बनता है तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, द्वितीयक लाइसोसोम। क्या बोलेंगे, द्वितीयक लाइसोसोम। तो आपको ऑप्शन में यही बताना है कि एक आपको फैगोसोम है, क्या है यहाँ आपका फैगोसोम, ठीक है। दूसरा आपका अवशिष्ट निकाय है, रेसिड्यूल, ठीक है। तीसरा आपका ग्रैन्यूल है, ठीक है, यानी कि दाने। अब आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का पार्ट नहीं है, ठीक है, कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे फैगोसोम जो है वह द्वितीयक लाइसोसोम नहीं, ठीक है। यह क्या करता है, यह एंजाइम से मिलके एक लाइसोजाइम से मिलके बड़ा बॉम्ब जो है लाइसोसोम से मिलके नहीं बनाता, ठीक है। अवशिष्ट निकाय जो है वह जो है अपना जो भी इनमें मान लीजिए जो भी कचरा वचरा हुआ उसको यहाँ पे इस पॉलीथीन में भर दिया है, ठीक है। और वो कचरा वाला पॉलीथीन जो है इस लाइसोसोम से मिलके जो एक बड़ा बॉम्ब बना लिया, उसी को क्या बोलते हैं, अवशिष्ट निकाय, ठीक है, अवशिष्ट निकाय। तो यह इसका राइट आंसर होगा ये द्वितीयक लाइसोसोम। तीसरा आपका ग्रैन्यूल है। तो ग्रैन्यूल खुद में जो है वह सेकेंडरी लाइसोसोम नहीं होता है, लेकिन यह आगे चल के सेकेंडरी लाइसोसोम बन सकता है, ठीक है। तो अभी तो यह नहीं है सेकेंडरी लाइसोसोम, तो यह भी बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा लाइसोसोम का प्रकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा है वह नहीं पूछ रहा है, नहीं है। तो एक दो, दो नहीं है, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक। समझ रहे हैं आप, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ रेड कलर से कि आपको पता चले, ठीक है। समझ में आया आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जानकारी जो पूछी जा रही है पहले उसको समझेंगे, बैकग्राउंड दिमाग में जैसे ही आ गया वैसे ही फिर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है और उस नॉलेज को किस तरीके से जो है वह यूज करना है, ठीक है। समझ गए कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पे चलेंगे। ग्रैन्यूल क्या था यहाँ पे, अगर इसमें इसी तरह की दाने दाने की जो स्थिति होती है ना, दाने दाने की चीजें जो प्रेजेंट रहती है उसको ग्रैन्यूल बोलते हैं। फैगोसोम भी क्या बोलते हैं, इसमें पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना यह कोशिका का ही पार्ट है, लेकिन कुछ जो है लाइसोसोम से मिलके बना हुआ है और कुछ जो है ऑटोमेटिक उसी तरीके से पाई जाती है कोशिका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है कि पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, ठीक है, किसकी बात की जा रही है, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज की बात की जा रही है। G1 के दौरान कौन सी गतिविधि होती है के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो आप सबसे पहले आपको जानने की जरूरत यहाँ पे यह है कि गैप फेज किसको बोलते हैं, ठीक है, गैप फेज किसको बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम एक साइकिल बनाने की कोशिश करें, ठीक है, कौन सा साइकिल, यहाँ पे क्या चीज का साइकिल है, ये सेल साइकिल, ठीक है। यानी कि जब एक कोशिका विभाजन, कोशिका जब विभाजन, ठीक है, उसका क्या है, यह साइकिल है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे एक केंद्र बिंदु लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से यहां तक जो है सारी कोशिका जो है वह विभाजित हो रही है, ठीक है, विभाजित का काम हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम फेज, क्या बोलते हैं इसको, एम फेज, जहां पे एक्चुअल विभाजन हो रहा है। और बाकी जो बचा हुआ है, बाकी जितना भी बचा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहां से लेके और यहां तक क्या बोलेंगे, ये पूरा ऐसे करके राउंड जो आएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेज। क्या बोलते हैं, इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रेपरेशन हो रहा है ना। जैसे खाना बनाने में कितना सारा चीज लगता है, आप अचानक से तो नहीं बना लेते हैं, आप पहले तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद जाके आप खाना को बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी दौड़ की बात करते हैं, जैसे ओलंपिक की बात करते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक में मान लिया 100 मीटर का रेस है, तो 100 मीटर का रेस कितना मतलब सेकंड्स में खत्म हो जाता है, लेकिन उसके लिए जो प्रेपरेशन लगता है वो सालों साल चल रहा होता है। ओलंपिक 4 साल में होता है, तो आप समझिए कि वह खिलाड़ी इतने साल से जो है वो प्रेपरेशन कर रहा है, वह कुछ सेकंड के काम के लिए, ठीक है। तो जनरली किसी भी कोशिका का, जो मानव कोशिका है उसका जनरली
डिवीजन टाइम क्या होता है, जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्पेशल केस का बात नहीं कर रहे। 24 घंटे क्या है, 24 घंटे। तो अब 24 घंटे में ये एक्चुअल डिवीजन जो होता है वो बस 1 घंटे का होता है, ठीक है, बस 1 घंटे का। और बाकी जो 23 घंटा है आपका, क्या है, लगभग 23 घंटा, वह क्या होता है आपका इंटरफेज, यानी कि प्रेपरेशन हो रहा होता है। क्या होता है, प्रेपरेशन हो रहा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विभाजन हो रहा होता है, और उसमें क्या होता है, तैयारी हो रहा होता है। क्या होता है यहाँ पे, तैयारी, ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि एम फेज को है फिर से 4 पार्ट में बांटा गया, ठीक है, विभाजन को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहले क्या आएगा आपका प्रोफेज, फिर क्या आएगा मेटाफेज, फिर क्या आएगा एनाफेज, ठीक है, फिर क्या आएगा टीलोफेज, और यहाँ पे क्या आएगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। क्या आ जाएगा साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देती हूँ, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे उसको विस्तृत रूप से जो है यहाँ पे लिख दूंगी। क्या करूंगी, विस्तृत रूप से यहाँ पे लिख दूंगी। तो देखिए पहला क्या हो गया आपका प्रोफेज, क्या हो गया आपका प्रोफेज, ठीक है। हिंदी में भी इसी तरीके से एग्जैक्ट लिखा जाता है, इसलिए मैं इंग्लिश लिखती हूँ। आपको अगर इंग्लिश में लिखने में दिक्कत है तो बताइए, मैं हिंदी में अगली बार से लिखूंगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका मेटाफेज, क्या हो गया मेटाफेज। तीसरा हो गया आपका एनाफेज, ठीक है, एनाफेज हो गया आपका। और चौथा क्या हो गया आपका टीलोफेज, क्या है टीलोफेज। और इस चौथे के बाद क्या आता है आपका, चौथे के बाद क्या आता है, जब आपका सेल जो है यानी कोशिका का विभाजन आता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस, कोशिका विभाजन, यानी कि 2 पार्ट में बट गया, ठीक है, कोशिका जो है वह 2 पार्ट में बट गया, ठीक है। आपको एम फेज का सारा स्टेज क्लियर हो गया। पहला है आपका प्रोफेज, दूसरा है आपका मेटाफेज, उसके बाद है एनाफेज, उसके बाद है टीलोफेज, उसके बाद है आपका साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब आप देखिए साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होता है कि मान लीजिए हर कोशिका, आपको पता होगा हमारे शरीर की, या हर कोशिका जो हर समय विभाजित नहीं करते रहती है। बहुत सारी ऐसी कोशिका है जो विभाजन करना छोड़ के जो है वह यथा स्थिति जो है वह रह जाती है। जैसे कि हमारा हार्ट का सेल हुआ, हार्ट का सेल जो है विभाजित नहीं करती, अगर उसको रिपेयर करना है, ठीक है, अगर रिपेयर करना है या ऐसा कुछ जरूरत पड़ गया है तब जो है हील करना है खुद को, तब वह विभाजन करती है, ठीक है। तो उस फेज को क्या बोलेंगे, जब वह विभाजन के साइकिल को छोड़ के एक, मान लीजिए कि यह किस पे चला गया, वैराग पे चला गया है। किस पे चला गया, वैराग पे। ये अब हिमालय पे चला गया तपस्या करने, इसको मोह माया ये डिवीजन करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपने एक सेल नंबर को 2 में बदलने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यह क्या हो गया आपका जी नॉट फेज, क्या हो गया जी नॉट फेज। इसे जी नॉट फेज के बाद आता है, अगर मान लीजिए कुछ सेल जो है कुछ ना जाएंगे हिमालय पे, लेकिन बाकी तो इसी समाज में रहेंगे। तो जब समाज में रह रहे हैं वो सेल, तो वह क्या कर रहे हैं, फिर से पुनः जो है विभाजन के साइकिल में जो है वह लग जा रहे हैं, ठीक है। तो यह पुनः जो विभाजन के साइकिल में लगेंगे, तो सबसे पहले जो फेज आएगा उसको क्या बोलेंगे, जीवन, ठीक है, क्या बोलेंगे जीवन। उसके बाद आएगा आपका एस फेज, क्या आएगा एस फेज। और उसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ पे G2 फेज, सॉरी G2 फेज आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये जो इंटरफेज का ये सारा अलग अलग फेज है, ठीक है, इंटरफेज का अलग अलग फेज है। तो उसी में आपको पूछ रहा है कि पोस्ट माइटोटिक गैप फेज 1। अब आप देखिए, आपको बोले थे कि ये एम फेज जो है, एम फेज जो है वह जब भी विभाजन होगा तो असली विभाजन एम फेज में होता है, ठीक है। तो जब भी माइटोसिस या मियोसिस होगा वो कब होगा, कहाँ होगा, एम फेज में। क्या होगा, माइटोसिस, माइटोसिस होगा, ठीक है, या फिर मियोसिस होगा, क्या होगा मियोसिस होगा, ठीक है। तो यह दोनों तरह का विभाजन जो है कहाँ होता है, एम फेज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये हो गया विभाजन, उसके बाद पोस्ट माइटोटिक के मतलब बाद, ठीक है, बाद। तो उसके बाद जब गैप फेज 1 आ रहा है, तब आपको पूछा है कि कौन सी गतिविधि होती है। यहाँ पे आपको पता है कि सेल डिवीजन होता है, यहाँ पे होता है कि क्या हो जाता है, वैराग आ जाता है, ठीक है, काम धंधा छोड़ के अब चले गए हिमालय पे, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो रहा है आपका विभाजन हो रहा है, ठीक है, असली विभाजन। तो G1 में क्या हो रहा है आपसे पूछ रहा है, G1, S और G2 तीनों हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे G1 में क्या होता है आपका, तो यहाँ पे सेल ग्रो करता है, क्या करता है, सेल जो है वह ग्रो करता है। ग्रो करने का मतलब क्या हुआ, इसका जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब इसको खाना बनाना है, अपना अंदर में अलग अलग प्रोटीन बनाना है, आरएनए बनाना है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है यह करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिक प्रोसेस में कोई भी चीजें जो बन रही होती है उसमें आपको पता होगा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, यही सारी चीजों की जरूरत होती है। और प्रोटीन वगैरह बनने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, डीएनए से सबसे पहले आरएनए बनाई जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप इसके हिसाब से जाएं, ऑप्शन के हिसाब से, तो पहले में बोल रहा है आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण, तीसरे में बोल रहा है डीएनए, दूसरे में बोल रहा है डीएनए संश्लेषण, तीसरे में बोल रहा है आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण की निरंतरता, चौथे में बोल रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और पांचवें में बोल रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा आपका, जीवन में और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्लियर से, जीवन में आपका क्या हो जाएगा, आरएनए, ठीक है, आरएनए के साथ साथ प्रोटीन, ये सारी चीजें बनेंगी, ठीक है। आपका फिर आ गया क्या कहते हैं, एस फेज। एस फेज में क्या होता है आपका, डीएनए, डीएनए बनता है, क्या होता है, डीएनए बनता है। डीएनए के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, प्रतिकृति बनाती है वो, अपना रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। एस फेज में क्या होगा आपका, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया आपका, ठीक है, याद रखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर जो है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की संख्या जो है वह नहीं बढ़ती, ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या नहीं बढ़ती, लेकिन डीएनए जो है वह दोगुनी हो जाती है, क्या होती है, दोगुनी हो जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि आप समझिए कि आपके घर में आपने 1 पैसे का 2 पैसा कर लिया, लेकिन वो पैसा बांटा नहीं आपने, ठीक है, तो क्या हो गया कि आप क्रोमोसोम एक ही रह गया और डीएनए जो है वह डबल हो गया, ठीक है, डीएनए जो है वह डबल हो गया, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है कि G2 फेज में भी क्या करता है, सेल ग्रोथ करता है, क्या करता है, सेल ग्रोथ करता है, ठीक है। किस तरीके के लिए ग्रोथ करता है, यही डिवीजन के लिए जो है वह ग्रोथ करता है, और क्या करता है, प्रेपरेशन करता है, क्या करता है, प्रेपरेशन करता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। यानी कि G2 में भी क्या हो जाएगा आपका, सेल ग्रोथ, क्या हो जाएगा आपका, सेल ग्रोथ, ठीक है। लेकिन आरएनए और प्रोटीन वगैरह कहाँ बन चुका है, G1 में, ठीक है, कुछ बचे हुए प्रोटीन और आरएनए यहाँ पे G2 में भी बन जाएंगे। एस फेज में क्या होता है आपका, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो आप देख लीजिए डीएनए संश्लेषण की जो बात की जा रही है वह कहाँ है, बी में। रेप्लिकेशन में मतलब क्या हुआ, डीएनए नया बन रहा है, ठीक है, बी में हो गया। आरएनए और डीएनए प्रोटीन संश्लेषण की निरंतरता नहीं होती, वहां पे बनाई जाती है बस एक बार, ठीक है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ती रहती है। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा, कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है वह भी आपको समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन कंप्लीटली जो है वह एनसीईआरटी बेस्ड है, क्या है, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी क्लास 11th में जो आप सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ेंगे है ना, तो उसका विभाजन वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको यह डायग्राम मिल जाएगा, और इस डायग्राम के बगल में ही आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि ये सारे अलग अलग फेज में क्या होता है, और वहीं से जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। चलिए हमारे साथ बस आप बने रहिए, जो भी क्वेश्चन होगा वो कहीं भी छूटेगा नहीं, ठीक है, छूटेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, ये भी आपका सेल साइकिल का क्वेश्चन है, उसी चैप्टर का ये भी क्वेश्चन। आप देखिए कि वो चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल और सेल साइकिल से रिलेटेड जो भी चैप्टर है वह एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, क्या है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी जितना भी हमने पीवाईक्यू करवाया है उसमें बार बार ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, बार बार ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सिनेप्सिस क्या होता है, ठीक है, सिनेप्सिस क्या होता है, तो सिनेप्सिस किसमें पाया जाता है, सिनेप्सिस पाया जाता है प्रोफेज 1 स्टेज में, किसमें, प्रोफेज 1 स्टेज में, प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 किसका पार्ट है, वह है मियोसिस 1 का पार्ट, किसका पार्ट है, मियोसिस 1 का, ठीक है, मियोसिस 1 किसका पार्ट है, वह मियोसिस का पार्ट है, किसका पार्ट है, मियोसिस का पार्ट है, ठीक है। क्योंकि मियोसिस जो है वह 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, क्या होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2।
अब कोई भी जो सेल साइकिल स्टार्ट होता है उसमें 4 स्टेज का हमने यहाँ पे वर्णन किया था। वह 4 स्टेज क्या था, सबसे पहले आप इस पे ध्यान देंगे। वह 4 स्टेज क्या था, वह 4 स्टेज था यहाँ पे प्रोफेज, ठीक है, क्या था प्रोफेज, फिर क्या था मेटाफेज था ना, मेटाफेज, ठीक है, उसके बाद क्या था एनाफेज, ठीक है, एनाफेज, उसके बाद क्या था आपका यहाँ पे टेलोफेज, क्या था टेलोफेज, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाता है। क्या होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका का विभाजन। काइनेसिस मतलब क्या हुआ, ये जो काइनेसिस वर्ब आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है विभाजन, और साइटो मतलब क्या हुआ, कोशिका के बारे में बात कर रहा है। क्या हो गया, कोशिका के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये साइटोकाइनेसिस मतलब क्या हो गया आपका, कोशिका का विभाजन, ठीक है। तो अब आप देखिए कि मियोसिस 1 हो या मियोसिस 2 हो, ठीक है, इन दोनों में ये चारों स्टेज पाए ही जाएंगे, ये चारों स्टेज दोनों में पाए ही जाएंगे। यानी कि मियोसिस में प्रोफेज 1 भी होगा, प्रोफेज 2 भी होगा, मेटाफेज 1 भी होगा, मेटाफेज 2 भी होगा, एनाफेज 1 भी होगा, एनाफेज 2 भी होगा, टेलोफेज 1 होगा, टेलोफेज 2 होगा, साइटोकाइनेसिस भी 2 बार होंगे, ठीक है, साइटोकाइनेसिस भी 2 बार होंगे, ठीक है। तो आप देखिए, लेकिन इसमें सब में प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 इन सब की जो लेंथ है, मतलब टाइम ड्यूरेशन है, वो अलग अलग है। अब जरूरी नहीं है कि प्रोफेज 1 जितने देर के लिए होगा उतना ही देर के लिए प्रोफेज 2 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस में 2 विभाजन होता है। पहले क्या होता है मियोसिस 1, उसके बाद क्या होता है मियोसिस 2, ठीक है, मियोसिस 2। मियोसिस में मेन चीज क्या होता है आपका, एक पेरेंट का सेल यानी कि एक कोशिका जो है वह अंतिम में 4 कोशिका में विभाजित होती है। क्या होती है, 4 कोशिका में विभाजित होती है। अगर इस कोशिका में गुणसूत्र जो है वह 2n है, तो इस जो विभाजन होकर जो इसके पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, डॉटर सेल्स बनेंगी, उसमें क्या होगा, उसमें n होगा, उसमें क्या होगा, गुणसूत्र का नंबर आधा हो जाएगा, यानी कि n होगा, ठीक है, ध्यान देंगे। तो मियोसिस 1 में क्या होता है, यहाँ पे आप सबसे पहले मियोसिस 1 का प्रोसेस यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कोशिका आया यहाँ पे, ठीक है, एक कोशिका आया, अब यह विभाजित होके क्या होता है, सबसे पहले 2 कोशिका बनाता है। क्या होता है, 2 कोशिका बनाता है, तो यह क्या है 2n, ठीक है। और मियोसिस 1 में ही क्या होता है कि इसका जो है गुणसूत्र का संख्या जो है वह आधा हो जाता है, यानी कि एक n बना और एक n बना। अब बताइए, अब हम मियोसिस 2 में जाएंगे। यह दोनों कोशिकाएं जो है वह दोनों मियोसिस 2 के लिए अब तैयार हो रही हैं। मियोसिस 2 में क्या हो रहा है आपका, मियोसिस 2 में जो है फिर से ये दोनों कोशिकाएं 2 पुत्री में विभाजित होंगी, ठीक है, 2 पुत्रियों में विभाजित होंगी। यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे एक जो है n से फिर से यहाँ पे n बनेगा, और ये भी n बनेगा, ये भी n बनेगा, और ये भी n बनेगा। तो फाइनल में देखिए क्या बन रहा है, 4 कोशिकाएं बन रही है, एक 2n से 4 कोशिकाएं फाइनल में बन रही है, और चारों में n नंबर ऑफ गुणसूत्र है। समझ गए, ये मेन आपका पार्ट हो गया, ठीक है, ये आपका मेन पार्ट है, इसमें कुछ और नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए होता क्या है आपका, होता क्या है आपका, सबसे पहले कि जब आपका कोशिका जो है वह विभाजन करने वाला होता है, जब आपका यहाँ पे मैं कोशिका बना रही हूँ, वह विभाजन करने वाला होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज है, ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रियोल आपका माइटोटिक स्पिंडल, यानी कि वो तंतुएं बना रहा है, जिससे जो है वापस से पुनः जाके गुणसूत्र जो है जुड़ेंगे, और फिर वह गुणसूत्रों को दोनों तरफ खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्रक है। अब जैसे ही यह सेल डिवीजन के लिए रेडी हो रहा है, तो क्या होगा, इसके अंदर का जो यह पूरा एकदम धागे की तरह है, ठीक है, धागे की तरह एकदम फैला हुआ है, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं अभी, ठीक है, एकदम उलझा हुआ है, उसको हम एक गुणसूत्र को दूसरे गुणसूत्र से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वह सारी चीजें क्या होगी अंदर में, वह सारी चीजें हैं वह आपस में कठोर होने लगेंगी, और किस फॉर्म में आने लगेंगी, इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, गुणसूत्र वाले फॉर्म में। इसके चारों बगल जो है, इसके चारों बगल केंद्रक की जो झिल्ली होती है वह समाप्त होने लगेगी, ठीक है, वह समाप्त होने लगेगी, ठीक है, टूटने लगेगी। न्यूक्लियोलस जो है वो खत्म हो जाएगा, गोल्जी बॉडी, ये सब सारी चीजें खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे जो है सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल जो है वह 2 बन चुका है। क्या हुआ है, 2 बन चुका है। और यह दूसरा सेंट्रियोल जो है वह यहाँ से निकल के इस बिंदु पे पहुंचने के लिए
इस बिंदु पे पहुंचने के लिए जो है वह तैयार हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आप देखिए, उसके बाद यह होगा कि जैसे ही यहाँ पे देखिए मैंने कोशिका बनाई है, जैसे ही यहाँ पे अब मान लीजिए जितने भी यहाँ पे गुणसूत्र हैं वह सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ सेंट्रियोल था, यहाँ पे दूसरा सेंट्रियोल पहुंच चुका है। ठीक है, दूसरा सेंट्रियोल पहुंच चुका है, यहाँ से इस तरीके से धागाएं निकलेंगी। क्या निकलेंगी? धागाएं निकलेंगी। और हर एक धागा में क्या होगा ना, हर एक धागा में क्या होगा आपका, इस तरीके से जो है क्रोमोसोम जो है वह लटक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्रोमोसोम जो है लटक जाएगा और यह एकदम मिडिल में, एकदम बीच में जो है इस तरीके से उसको अरेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, अरेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको यही चीज जो है, यही चीज जो है ना, ये गुणसूत्र का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वह इस तरीके से होता है। किस तरीके से होता है? इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे लगा होता है एक साइड डिस्क, इसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं। और यहाँ आपस में जहाँ जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रोजोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रोमियर हो गया, यह आपका काइनेटोकोर हो गया। ठीक है, काइनेटोकोर हो गया आपका, है ना। तो ये हो गया आपका। तो यह जो है माइटोटिक ये क्या कहते हैं, ये क्या हो गया आपका? स्पिंडल। क्या हो गया? स्पिंडल। आपने देखा होगा कि जब सूत काटी जाती है तो वहां पे जो है एक पतली पतली बहुत सारी धागाएं जो है एक मशीन में जुड़ रही होती है, उसी तरीके के दिखने के कारण इसको स्पिंडल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? स्पिंडल बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे नहीं लग रहा कि इस मशीन में ये सारी धागाएं जो है वो उससे जुड़ी हुई है और यहाँ पे कपड़ा बन रहा है, इस तरीके से नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए इसको स्पिंडल बोला जाता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो यह स्पिंडल फाइबर जो है आके, यह स्पिंडल फाइबर आके यह डिस्क शेप वाला जो है ना इससे जुड़ जाता है। क्या होता है? इसी काइनेटोकोर से जो है वह स्पिंडल फाइबर आके जुड़ जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे जुड़ा है और अपनी अपनी तरीके तरफ से जो इस तरीके से फोर्स लगाएगा, क्या करेगा? अपनी अपनी तरफ जो है, अपने अपने बिंदु की तरफ जो है इस तरीके से जब वह फोर्स लगाएगा तो वह इधर जो है खिंच जाएगा। क्या होगा? खिंच जाएगा। यह भी जो है इधर खिंच जाएगा। ठीक है, इधर जो है वह खिंच जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप किसी को पीछे की ओर खींचते हैं तो उसका हाथ और पैर इस तरह नहीं आगे की ओर बढ़ जाता है, जैसे आप इधर से पीछे की ओर, आपने एक्शन मूवी में देखा होगा कि आगे से जैसे ही हीरो जो है उसको एक किक मारता है तो एकदम ऐसे करके पीछे गिरता है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, जब इसको पीछे से खींचा जा रहा है तो ये दोनों जो है, दोनों जो भुजाएं हैं वह आगे की ओर जो है इस तरीके से दिखने लगती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ जो है वह अलग अलग केंद्रक हो जाएंगे, अलग अलग केंद्रक हो जाएंगे। ठीक है, और यह जो है वापस से जो है विलीन हो जाएगा। यहाँ से देखिए, ये पहले विलीन था, फिर वह एक फॉर्म में आया था ना, फिर एक फॉर्म में आया, फिर यहाँ पे वो सबसे पहले बीच में आके अरेंज हुआ। अरेंज होने के बाद उसमें क्या हुआ? विभाजन हुआ। विभाजन होने के बाद क्या हुआ? अलग अलग दिशाओं में गया, दो बिंदुओं पे। ठीक है, यहाँ पे एक सेंट्रोमेयर था, सॉरी सेंट्रोजोम था, और यहाँ पे एक सेंट्रोजोम है, तो दो अलग अलग विभाजन के लिए गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ? यहाँ पे धीरे धीरे जो है अलग अलग केंद्रक झिल्लियां जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी। हर चीज जो है अंदर में, गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वह सब डबल डबल नंबर में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा इसका? उसके बाद हो जाएगा आपका इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है ऐसे करके फरो बनेगा, मतलब बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, इधर एक केंद्रक है, इधर दूसरा केंद्रक है। ठीक है, इस तरीके से बीच में जो है, इस तरीके से बीच में दबाव पड़ेगा और धीरे धीरे ये सेल जो है दो जो है बन जाएगा। क्या होगा? यह दो सेल यानी कि दो कोशिकाएं जो है यह बन के तैयार हो जाएगी। समझ में आया आपको? समझ में आया? यहाँ पे इसके साथ एक रह गया, एक यहाँ पे रह गया, जो सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सेंट्रियोल जो है यह क्या है? ये सेंट्रियोल। ठीक है, क्या है? सेंट्रियोल। इसी का काम जो है सेल विभाजन में यानी कि कोशिका विभाजन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि यह धागाएं जो है ना वह इसी से जुड़ी होती है। क्या होती है? इसी से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये आपका माइटोसिस का एक है, ये है ना, ये क्या है आपका? माइटोसिस है। ठीक है, अब इसी में मैं आपको मियोसिस जो है इसमें मॉडिफाई करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, जब मियोसिस बनेगा, ठीक है, जब मियोसिस हो रहा होगा तो क्या होगा कि हर क्रोमोसोम जो है अपना पैर भी बना रखा है,
होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वह बना रखा है, ठीक है। तो हर जगह जो है दो दो है, क्या है, दो है, ठीक है, दो है इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे जो है ऊपर में काला वाला चला गया, क्या हुआ, ऊपर में यहां से जब कटेगा, जब दूसरे दोनों तरफ खींचा जाएगा तो ऊपर में कंप्लीटली ये ब्लैक वाला गया, क्या गया, ब्लैक वाला गया क्रोमोसोम ऊपर, ठीक है। और नीचे में कौन गया, नीचे में कौन चला गया, बताइए, नीचे में कौन चला गया, नीचे में गया आपका कंप्लीटली रेड वाला, कौन सा गया, रेड वाला, ठीक है। इस तरीके से जो है रेड वाला गया, ठीक है। अब ये इसी तरीके से यहाँ आया, यहाँ पे क्या है, ब्लैक नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम रेड वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है दो सेल बन गया, यहाँ पे क्या है, अब रेड वाला है, ठीक है। अब देखिए यह जो है पुनः जो है ब्लैक वाला इस तरीके से फिर से विभाजन जो करेगा तो क्या होगा, जो माइटोसिस में हुआ था यहाँ पे से सिंगल, क्या हो जाएगा, यहाँ पे से सिंगल, यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, फिर वह विभाजन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको मिटा दीजिए, इसी तरीके से जो है वह विभाजन होते रहेगा, ठीक है। फिर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे लाल नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल जो है क्रोमेटिड जो है वह बन जाएगा। समझ गए आप, समझ गए। अगर हम यहाँ पे सिंपल फॉर्म में यहाँ पे बताना चाहें, जब हम सिंपल फॉर्म में यहाँ पे बताना चाहें तो मियोसिस 1 में क्या होता है, दो पेयर है तो यह दोनों अलग अलग दिशा में जाएगा, यानी कि मियोसिस 1 में सेंट्रोमियर से जो है दोनों को अलग दिशा में इस तरीके से खींचा जाएगा, ठीक है। यह हो गया आपका मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस 2 में क्या होता है, क्योंकि यह एक एक क्रोमोसोम दोनों में गया है तो यह एक क्रोमोसोम को जो है वो आधा आधा में बांट के दोनों तरफ खींचा जा रहा है, क्या है ये, मियोसिस 2, ठीक है। फिर यही एक क्रोमेटिन जो है वह उसमें घुल करके यही क्या हो जाता है, ये यहाँ पे एन बन चुका है, क्या है, एन बन चुका है। और फिर यह भी जो आधा होता है तो यह ईच जो है एन बना लेता है, क्या करता है, एन बना लेता है, ठीक है। यह आपका ओवरव्यू हुआ, यह क्या हुआ, ओवरव्यू, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोफेज 1 जब चल रहा होता है मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 की अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब मियोसिस 1 की बात करते हैं तो उसमें जो है उसका पहला पहला स्टेज क्या आएगा, प्रोफेज 1, क्या आएगा, प्रोफेज 1, ठीक है। प्रोफेज 1 क्या करता है, इसमें इसमें क्या करता है, उसमें जो है जैसे यहाँ पे केंद्रक जो है, केंद्रक की झिल्लियां वो हट रही होती है ना, इस सेल के अंदर की चीजें जो है वो विलुप्त हो रही होती हैं। सेंट्रियोल दो बन रहा होता है, क्या करता है, ये दो बन रहा होता है ना, फिर यहाँ से ये बाहर की ओर जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन केंद्रक के अंदर जो है इस गुणसूत्रों के बीच भी कुछ प्रोसेस हो रही होती है और उस प्रोसेस को प्रोफेज 1 को फिर से जो है वह 4 पार्ट में बांटा गया है। किस में बांटा गया है, 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है आपका, पहला है आपका पहला प्रोसेस लेप्टोटेन, ठीक है। लेप्टोटेन प्रोफेज 1 जो है वह बहुत लंबी अवधि के लिए यह होता है, ठीक है, काफी लंबी अवधि के लिए होता है, ठीक है। और इसी लंबी अवधि के कार्यकाल को 4 में विभाजित किया गया है। इसमें जो है पहला आपका हो गया लेप्टोटीन, दूसरा हो गया आपका जाइगोटीन, ठीक है, जाइगोटीन, तीसरा हो गया आपका पैकेटीन, क्या हो गया, पैकेटीन, चौथा आपका हो गया डिप्लोटीन, और फिर एक पांचवा भी आता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइकाइनेसिस, क्या बोलेंगे, डाइकाइनेसिस, ठीक है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, इसके बाद आपका फिर वो सेकंड स्टेज आ जाता है। सेकंड स्टेज क्या होता है आपका, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज 1, फिर इसी तरीके से तीसरा एनाफेज 1 हो जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे उसी तरीके से बढ़ता है। तो प्रोफेज 1 जो 4 पार्ट में डिवाइडेड है उसमें अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। तो लेप्टोटीन में सबसे पहले क्या होता है, आपको पता होगा कि मियोसिस 1 में जो है, मियोसिस 1 में मान लिया कि यह एक है, ठीक है, यह एक है, सॉरी थोड़ा सा मैं क्लियर बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, सीधा सीधा बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए आप, यह एक हो गया और यह उसका पेयर हो गया, ठीक है। हम उसको अलग अलग रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
दूसरा जो है आपका यहाँ पे आ गया, इसी का होमोलोगस क्रोमोसोम जिसको बोलेंगे हम लोग, वह भी दो होता है, उसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड होता है, आपस में ये सिस्टर क्रोमेटिड है, और दोनों जो है आपस में क्या है, यह दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस है। क्या है, होमोलोगस। ठीक है, होमोलोगस। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो उसमें क्या होता है, अब उसमें देखेंगे कि अब क्या होता है कि सबसे पहले जो है लेप्टोटीन हो गया आपका, इसमें जो है दोनों इस तरीके से अरेंज होते हैं, हाँ है ना। तो उसके बाद जो है जाइगोटीन में क्या होता है, इस तरीके से जो है वह सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरीके से जो है ये आपस में जुड़ के, आपस में फ्यूज होने का, आपस में उलझने का, आपस में मटेरियल का एक्सचेंज करने का कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, चाइज़माटा बनता है। क्या होता है, चाइज़माटा बनता है। चाइज़माटा किसको बोलते हैं, ये एक्स टाइप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद क्या होता है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या हो रहा है आपका, डिप्लोटीन में क्या होता है आपका कि जहां जहां पे एक्सचेंज हुआ है वहां वहां पे जुड़ गया, और बाकी जगह जो है वह अलग हो गया। क्या हो गया, बाकी जगह जो है वह अलग हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर से, कि यह इसमें जो है वह क्या जुड़ गया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या जुड़ गया, लाल। क्या जुड़ जाता है, लाल। और यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी लाल था। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लाल था। तो अब देखिए ये एक्सचेंज हो गया ना थोड़ा मटेरियल, क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे देखेंगे इसको फाइनल रूप में, तो यह आपको किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपका मटेरियल जो है वह एक्सचेंज हो चुका है, और दोनों जो है वह हाइब्रिडाइज जो है करके तैयार है। क्या है, हाइब्रिडाइज करके तैयार है। ठीक है, हाइब्रिडाइज करके तैयार है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, सब में सेंट्रोमियर है प्रेजेंट। तो इस तरीके से जो है वह बनता है। ठीक है, इस तरीके से जो है वह बनता है। तो आपको क्वेश्चन में यह पूछा गया था, आपको क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि सिनेप्सिस किसको बोलते हैं। ठीक है, सिनेप्सिस किसको बोलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिनेप्सिस किसको बोलते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कि जब जाइगोटीन में जो यह आपस में मिलके चिपक रहा होता है ना एक दूसरे की ओर, इसको क्या बोलते हैं, इसको सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। ठीक है, ठीक है। इसमें लिप्टोटीन में क्या हो रहा होता है, लिप्टोटीन समझिए तो आप एक तरीके से प्रोफेज का जो प्रेपरेशन होता है ना, इसमें क्या हो रहा होता है, प्रेपरेशन। ठीक है, सब एक जगह आके अरेंज हो रहे होते हैं, अरेंज हो रहे होते हैं, लाइन में खड़े होते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट में आ रहे होते हैं। ठीक है, इसमें सिनेप्सिस होता है, यह जो बन रहा है। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसी में जो है आपका बाइवेलेंट, बाइवेलेंट या टेट्राड भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, टेट्राड इसको बोलेंगे, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, डिप्लोटीन में जो है वह जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां छोड़ के फिर अलग हो जाते हैं, जहां जहां एक दूसरे से जुड़े थे उस पॉइंट पे साथ रह के जो है वह अलग हो जाते हैं। ठीक है, यह डिप्लोटीन में होता है। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, दोनों अलग हो जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि सिनेप्सिस किसको बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं जब यह एक दूसरे की तरफ आके आपस में जुड़ रहा होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं उसको, सिनेप्सिस। ठीक है, पूरा समझ में आया आपको। मैंने माइटोसिस और मियोसिस दोनों का काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पैकेटीन। क्या होगा, सॉरी पैकेटीन मैंने लगा दिया गलती से, मैंने जाइगोटीन बोला था ना, जाइगोटीन। लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन आता है, उसके बाद पैकेटीन आता है, सेकंड नंबर पे ही सिनेप्सिस बनता है। ठीक है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सरल प्रोटीन का एक उदाहरण है। तो सरल प्रोटीन यानी कि सिंपल प्रोटीन की बात की जा रही है। ठीक है, तो सिंपल प्रोटीन किसको बोलेंगे, ठीक है, सिंपल प्रोटीन किसको बोलेंगे, आप सबसे पहले देखिए जिसमें अमीनो एसिड जो है ना वो काफी सिंपल फॉर्म में जो वह अरेंज हो। ठीक है, काफी सिंपल फॉर्म में अरेंज हो, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी, यानी कि एक सीधा स्तर पे है। अब यही इसको अगर हम चाहें तो इस तरह एक थ्रेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी क्या हो गया आपका, अगर यही थ्रेड आपका आपस में इस तरीके से उलझा हुआ है
या कोई फॉर्म बना रहा है तो वो क्या वो हो गया आपका सेकेंडरी हो गया। ठीक है, टर्शियरी क्या हो गया, टर्शियरी आपका क्या हो गया कि यही उलझा हुआ जो फॉर्म है, ठीक है, एक सेकेंड आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर बताती हूँ। ठीक है, मान लीजिए सेकेंडरी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेकेंडरी क्या हो गया आपका, मान लीजिए इस तरीके से स्प्रिंग शेप में है तो वह आपका सेकेंडरी हो गया। अब देखिए आपका टर्शियरी क्या हो गया, टर्शियरी आपका हो जाता है यहाँ पे, अब ये स्प्रिंग शेप में भी जो अब और ज्यादा घूम रहा है, देख रहे हैं आपस में घूम रहा है ना ये, तो यह क्या हो गया आपका टर्शियरी, क्या हो गया आपका टर्शियरी। ठीक है, अब ऐसा ऐसा ही जैसे ये एक सब यूनिट बना रहा है, क्या बना रहा है, ये एक सब यूनिट है। ठीक है, अब ऐसा ऐसा ही अगर हम 3-4 ले लेंगे, ऐसा ऐसा ही अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है, ठीक है, यहाँ पे एक है, फिर जो है हम एक और दूसरा सब यूनिट ले लेते हैं, यहाँ पे एक है, ठीक है, फिर जो है हम एक तीसरा सब यूनिट ले लेते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे मिलके जब एक प्रोटीन को रिप्रेजेंट करते हैं, जब ये सारे मिलके एक प्रोटीन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, क्वार्टरनरी। क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्वार्टरनरी। ठीक है, यह क्या हो गया आपका प्राइमरी, प्राइमरी, यह क्या हो गया आपका सेकेंडरी। ठीक है, यह क्या हो गया आपका टर्शियरी, टर्शियरी। तो यह सारा आपका कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है आपके कठिनता या जटिलता के आधार पे, जटिलता के आधार पे जो है इसको बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया है। ठीक है, तो जब वो एकदम सिंपल फॉर्म में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी प्रोटीन। सेकेंड यानी कि हल्का सा उसमें एक फॉर्मेशन रहेगा, कोई एक पैटर्न रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे। ठीक है, तीसरा जो है वो अगर यह सेकंड फॉर्म को ही और ट्विस्ट कर दें आपस में, है ना, स्ट्रिंग को ही हम और ट्विस्ट कर दिए आपस में तो तीसरे फॉर्म में आ गया तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे टर्शियरी प्रोटीन। ठीक है, प्राइमरी प्रोटीन बोल रहे हैं, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन। यहाँ पे क्वार्टरनरी में क्या होता है, ऐसा ऐसा ही अगर एक से ज्यादा सब यूनिट आपस में मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्वार्टरनरी प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, किसके हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब आप देखिए कि सिंपल प्रोटीन में क्या होता है आपका, या तो प्राइमरी के फॉर्म में या फिर वो सेकेंडरी के फॉर्म में। ठीक है, वह टर्शियरी या क्वार्टरनरी के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, टर्शियरी या क्वार्टरनरी के फॉर्म में नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका आ गया है थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, इसका क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड में होता है। इसमें I2 यानी कि आयोडीन, क्या है आयोडीन, आयोडीन को रखने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन में क्या होता है यहाँ पे आयरन, आयरन को क्या किससे हम लोग बोलेंगे Fe से। ठीक है, आयरन, आयरन। ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है लाल रक्त कर्णिकाओं में, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। कैरिलोप्लाज्मिन जो है यह किस में पाया जाता है, यह भी खून में ही पाया जाता है, लेकिन यह किस चीज के लिए यूज होता है आपका कॉपर के लिए। किस चीज के लिए, कॉपर। कॉपर मतलब कॉपर जो है यह एक तरीके का खनिज है, जिस तरीके से आयरन है ना उसी तरीके से कॉपर है, मतलब वो जो होता है तांबा जो होता है उसका वही हुआ। फिर है उपर्युक्त में एक से अधिक, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जितने भी खनिज को अपने अंदर रखने वाले प्रोटीन होते हैं ना, आपको इतना पता होना चाहिए कि उसमें एक से ज्यादा सब यूनिट मिक्स होके बने रहते हैं। उसी में जो है यहाँ पे एक तरीके का गड्ढे का निर्माण होता है। क्या होता है, गड्ढे का निर्माण होता है। उसी गड्ढे में जो है आके यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वह खनिज जो है आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उस वो कभी भी सिंपल यानी कि सरल प्रोटीन प्राइमरी या सेकेंडरी फॉर्म में रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्योंकि ये तीनों जो है अलग अलग खनिज को अपने अंदर रखने वाले प्रोटीन है, तो यह जो है बिल्कुल सरल प्रोटीन का एग्जाम्पल नहीं है, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है। क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई। तो सरल प्रोटीन का क्या क्या हो गया उदाहरण, आप बोलेंगे कि सरल प्रोटीन का उदाहरण बताइए, तो सबसे आसान जो इसका उदाहरण मैं दे सकती हूँ वो क्या दे सकती हूँ, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है, अंडे में। किस में पाया जाता है, अंडे में। एक और मैं आसान उदाहरण दे सकती हूँ, वह कौन सा प्रोटीन है, केसीन। क्या है, केसीन। केसीन किस में पाया जाता है, दूध में। किस में पाया जाता है, दूध में। ठीक है, तो यह दोनों एग्जाम्पल किसका है, सरल प्रोटीन का। किसका है,
सरल प्रोटीन का। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि यकृत की कौन सी कोशिकाएं मृत और निष्क्रिय लाल रक्त अणुओं को का भक्षण करती है। यकृत मतलब लिवर की बात की जा रही है, किसकी, लिवर की बात की जा रही है। उसकी कौन सी कोशिकाएं, मतलब उस सेल का नाम बताना है, उस सेल का नाम बताना है जो डेड जो हो जाता है, उस आरबीसी को जो है, उस आरबीसी को जो है वह खा लेती है। और उसके बाद क्या करती है, उसके बाद क्या करती है, आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। तो उस ग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन, हिम प्रोटीन पाया जाता है। और हिम मतलब आयरन पाया जाता है ना भाई, आपको पता होगा ना, इसलिए खून का रंग लाल होता है। तो यार डेड को फिर वो तोड़ता है, तोड़ते तोड़ते आयरन लेता है, आयरन लेके क्या करता है, बोन मैरो को दे देता है। क्या बोलता है, बोन मैरो को। और आपको पता होगा कि आरबीसी जो बनता है वो कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, वह फिर क्या करता है, बोन मैरो को दे देता है। तो आपको बताना है कि वह सेल कौन सा है। पहला है हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट है तो लिवर का ही सेल, लेकिन यह जो है आरबीसी का भक्षण जो है वह नहीं करती। ठीक है, दूसरा है कफर सेल, कुफर सेल कैसे लिखा जाता है, ऐसे, कफर। ठीक है, कफर, तो कफर की कोशिकाएं, वह हो गया। तीसरा है साइनोसाइड, साइनोसाइड क्या होता है आपका, जब जैसे इस तरीके से देखिए, जैसे आप यहाँ पे यकृत का इस तरीके से चित्र बनाएंगे ना, तो यहाँ पे अलग अलग अंग तक ब्लड पहुंचाने के लिए क्या होता है, ब्लड पहुंचाने के लिए इस तरीके से बहुत सारी जो है ना वाहिनियां होती है, बहुत फैली हुई वाहिनियां। ठीक है, अब इसी को क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो वह ब्लड कैरी करता है, क्या करता है, ब्लड कैरी करता है, उसका भक्षण नहीं करता है। क्या करता है, उसका भक्षण नहीं करता है। ठीक है ना, तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका, कफर सेल। क्या होता है, कफर सेल। कफर सेल एक तरीके का क्या काम करता है, फैगोसाइट का। किस तरीके का काम करता है, फैगोसाइट का। मतलब ये एक तरीके का क्लीनर है। क्या है ये, क्लीनर है। ठीक है, जो भी डेड सेल वगैरह हो गया तो उसको कौन खा के हटाता है, साफ करता है, यही कफर सेल का साफ करता है। ठीक है, हिपेटोसाइट भी अगर मर जाएगा तो उसको कौन खाएगा, उसको यही कफर सेल जो खा के फिर निकाल देगा। ठीक है, इधर उधर बाहर कर देगा। ठीक है, समझ में आया। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपका, जैविक दृष्टिकोण से किस विवाह का निषेध होना चाहिए। ठीक है, जैविक मतलब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपको ये नहीं पूछ रहा कि सोसाइटी में किसको मना किया गया है, किसको नहीं अलाउ किया गया है। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा है कि किसको नहीं शादी करनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है। तो देखिए, पहला बोल रहा है RH पॉजिटिव लड़का और RH पॉजिटिव लड़की। ठीक है, पहला ये बोल रहा है। तो RH क्या है आपको पता होगा, RH क्या है, तो जब हमारा आरबीसी होता है ना, क्या होता है, आरबीसी होता है। यहाँ पे हम ब्लड वेसल का यहाँ पे चित्र बना रहे हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल का हम चित्र बना रहे हैं। तो आरबीसी के ऊपर जो है इस तरीके से, आरबीसी के ऊपर इस तरीके से जो है वो एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीजन। मान लीजिए एक नेम प्लेट लगा दिया है। ठीक है, एक नेम प्लेट लगा दिया वो अपने ऊपर, वह जिस पे प्रेजेंट रहेगा ना, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी के विपरीत में अगर इसमें पॉजिटिव है, तो इसमें अगर इस ब्लड में पॉजिटिव RH रखा हुआ है, ठीक है, RH एंटीजन अगर रखा हुआ है पॉजिटिव, तो इसके प्लाज्मा में जो है वह कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। क्या होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा ब्लड है जिसमें जो है, अगर कोई ऐसा ब्लड है जिसमें यह एंटीजन नहीं पाया जाता है, क्या होता है, यह एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो वहां पे क्या देखा जाता है, वहां पे यह देखा जाता है कि उसके प्लाज्मा में जो है वह RH का एंटीबॉडी मान लिया। यहाँ पे हम एक तरीके से फिगर बना रहे हैं,
वहाँ एंटीबॉडी जो है वहां पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, प्रेजेंट रहता है। तो इसको अगर यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इस ब्लड को क्या बोलेंगे हम लोग, RH नेगेटिव बोलेंगे। RH नेगेटिव ब्लड में क्या है, यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है, क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर ब्लड में, यहाँ पे मैं लिख देती हूं, अगर ब्लड में दो चीज है, ठीक है, एक हो गया आपका RBC और एक हो गया आपका प्लाज्मा। हम लोग ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लड RH की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर RBC पे जो है एंटीजन, अगर एंटीजन जो है वह प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, तो उसी खून के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एंटीजन जो है वह एब्सेंट है, क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट है, तो यहाँ पे प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा, क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडी पाया जाएगा, ठीक है। तो अब आप एक देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस यह होता है कि जब एक RH पॉजिटिव लड़का, ठीक है, और एक RH नेगेटिव लड़की की जो संतान होती है, क्या होती है, इसकी संतान होती है, वह इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, वह या तो RH पॉजिटिव हो सकता है या तो RH नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो RH पॉजिटिव हुआ अगर, तो क्या होगा कि इसमें जो है एक कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। अगर RH नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि बच्चे को धारण कौन करती है, बच्चे को धारण कौन करती है अपने कोख में 9 महीने के लिए, लड़की करती है, ठीक है। और उसमें आपको पता होगा कि प्लासेंटा की मदद से, यानी कि बच्चे और माँ का जो है वह जुड़ा रहता है खून, ठीक है, प्लासेंटा की मदद से जुड़ा रहता है। तो अगर RH नेगेटिव लड़की है, RH नेगेटिव लड़की है, लेकिन बच्चा अगर RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इस लड़की के ब्लड में, इस लड़की के ब्लड में, यहाँ देखिए RH नेगेटिव है ना लड़की, तो यह एंटीबॉडी पाया जाएगा, क्या होगा, यह, अब इसके पास यह एंटीबॉडी है, ठीक है, उसके पास यह एंटीबॉडी है, ठीक है। और अगर यह RH पॉजिटिव है तो इसके पास क्या है, इसके पास एंटीजन है, इसके पास एंटीजन है, ठीक है। तो क्या होगा कि इस माता के शरीर से एंटीबॉडी आके इस बच्चे के एंटीजन से लग जाएगा और यहाँ पे उसके खून में थक्के बनने लगेंगे, क्या होंगे, थक्के बनने लगेंगे और बीमारी हो जाएगी, क्या होगी, बीमारी हो जाएगी। उसमें बच्चे के जीवित रहने का चांस बहुत कम हो जाता है, क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर नेक्स्ट कोई बेबी होता है तो क्योंकि वह क्रॉस कंटामिनेशन हो चुका है तो उसमें जो है फिर प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि RH पॉजिटिव लड़का और RH नेगेटिव लड़की को बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वह विवाह नहीं करना चाहिए, समझ गए, क्या हो जाएगा, नहीं करना चाहिए। अब जो इससे बीमारी होती है उसका नाम आप जान लीजिए, उसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पोएटालिस, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पोएटालिस। यहाँ आपको NCERT में ये कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा और यह नाम भी मिल जाएगा, ठीक है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रत्येक एक्टिन पतला रेशा बना होता है। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, आपको पता होगा कि हमारे मस्कुलर सिस्टम में, यानी कि हमारे मांसपेशियों में 2 तरीके का रेशा पाया जाता है, क्या होता है, 2 तरीके का रेशा पाया जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, एक होता है आपका एक्टिन, एक होता है आपका मायोसिन, क्या होता है, मायोसिन। एक्टिन किस चीज से बना होता है, तो एक्टिन आपका हो गया इस तरीके से 2 ट्रोपोमायोसिन हो गया, ठीक है, 2 तंतुएं किसकी होती है, ट्रोपोमायोसिन की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें 2 इस तरीके से एक्टिन, एफ एक्टिन जो है वो इस तरीके से लगी हुई रहती है इसमें, ठीक है, 2 मालाएं जो है उसकी एफ एक्टिन की लगी रहती है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से हो गई 2 मालाएं। अब इसके बाद एक और चीज क्या प्रेजेंट रहता है आपका, वह होता है आपका ट्रोपोनिन, क्या होता है, इस तरीके से दाने के हिसाब से कहीं कहीं इस पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो यह हो गया आपका एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट किस तरीके से होता है, मायोसिन फिलामेंट इस तरीके से होता है, इसमें इस तरीके से 2 इस सांप की तरह
जो है इस तरीके से सड़ जो है वह निकला रहता है। जब हमारे मांसपेशियों में खिंचाव होता है या वह रिलैक्स होता है तो यही यहाँ पे जो है या हेड जो है आके इससे जुड़ जाती है। क्या होती है? इससे जुड़ जाती है, ठीक है, और वह अपनी तरफ से इस तरफ खींचती है और फिर इस तरीके से रिलैक्स करती है। आपको पूछ रहा है कि एक्टिन यानी कि पतला रेशा किससे बना होता है, ठीक है, एक आपका एक्टिन हो गया, एक मायोसिन हो गया। तो आप देखेंगे वो 3 तरह के चीजों से बना हुआ है। पहला है 2 एफ एक्टिनों से, मैंने आपको बनाया यहाँ पे ये जो है ना ग्लोबुलर, वो क्या है आपका एफ एक्टिन, क्या है एफ एक्टिन, ठीक है। दूसरा है आपका ट्रोपोमायोसिन के 2 रेशों से, यह जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है वह क्या है आपका ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, क्या है ट्रोपोमायोसिन। फिर है आपको ट्रोपोनिन से, यह जो आपका 3 डॉट वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, 3 डॉट जैसा जो आपको दिख रहा है वह क्या है आपका ट्रोपोनिन, क्या है ट्रोपोनिन। तो यह तीनों चीजों से जो है यह एक्टिन बना रहता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों होगा, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर क्या होगा आपका? उपर्युक्त में से एक से अधिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आगे के भी हमारे सेशंस में आप बने रहिए। आगे हम फिर से जूलॉजी का अगले क्लास में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वह डील किया जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने जो है वह कितने क्वेश्चंस करवा दिए हैं? आज अगर यह 5वां है तो आपका लगभग 50 क्वेश्चन जो है अभी तक पीवाईक्यू का हो चुका है, ठीक है। 50 क्वेश्चन जो है जूलॉजी पीवाईक्यू का हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, है ना, तो हमारे साथ जो है जुड़िए एएचसी पाठशाला में। यहाँ पे सीटेट का और बीपीएससी तैयारी दोनों का बैच स्टार्ट हो रहा है। और जूलॉजी बॉटनी पीजीटी के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है, बहुत ही जल्द बॉटनी पीवाईक्यू का भी मैं आपके साथ जो है वह पीवाईक्यू वाला लेक्चर लेके आऊंगी। बॉटनी के लिए भी जूलॉजी का आप अभी देख रहे हैं, आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। जूलॉजी और बॉटनी का क्लास मैं अंकिता ही लेने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी तक के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना, हमारा साथ देने के लिए। और इसी तरीके से जो है आप मन लगा के पढ़िए, समझ के पढ़िए। एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। चलिए।